डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री का क्लास। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले क्लास में ही बताया था कि हम लोग अगले क्लास में मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत पर डिस्कशन करेंगे। दिल्ली सल्तनत के पहले हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था दिल्ली की स्थापना, दिल्ली के संस्थापक 8वीं सदी से लेकर के 1912 तक जो एडवर्ड लुटियंस के द्वारा बसाई गई नई दिल्ली है, वहाँ तक का मैंने आपको पॉइंट वाइज क्रमवार दिया था नोट्स। आज हम उसके आगे सल्तनत काल में जाएंगे। सल्तनत काल की अगर बात की जाए तो सल्तनत काल भारत में मुस्लिम शासन के उदय की स्थापना का काल है। सल्तनत काल में भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, इसीलिए मध्यकालीन भारत में दिल्ली को दूसरी बगदाद भी कही गई है। सल्तनत काल में भारत में 5 वंशों ने शासन किया। 5 वंशों के शासन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि किस वंश में कौन कौन से शासक हुए और उनका शासन का कालक्रम कब से कब तक था, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश, फिर तुगलक खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश है। इन 5 वंशों के द्वारा किए गए शासन का हम पूर्णतः अवलोकन करेंगे और इस अवलोकन के क्रम में हम शुरुआत करेंगे शासकों से। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस शासक के द्वारा कब से कब तक किस अवधि तक शासन की गई और किस वंश ने कब से कब तक शासन किया। उसके बाद हम एक एक करके शासकों का वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं शासकों का क्रम। लेकिन शासकों के क्रम पर जाने से पहले व्यूवर्स, आप सबसे मैं कहूँगी कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल का जो बटन है उसे प्रेस कर लें ताकि उन्हें सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब एक मोटिवेशन का काम करता है कि हमें और वीडियो करने चाहिए या नहीं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत में। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम सल्तनत काल के वंशों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सल्तनत काल में 5 वंश हुए, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो सबसे पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है और इस वंश को गुलाम वंश कहने के पीछे कई अवधारणाएं हैं। इस वंश के शासकों का जो संबंध है वो रक्त से ना होकर मालिक और गुलाम का संबंध था। दूसरी चीज़ है कि इस वंश के शासक स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। वो एक दूसरे से अलग अलग थे और अलग अलग वंशों से इनका संबंध था, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे के ग़ुलाम थे इसलिए इस वंश को ग़ुलाम वंश की संज्ञा दी गई है। अगर हम बात करें इस वंश की, तो इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जो कि मोहम्मद गौरी का ग़ुलाम था। बात अगर मोहम्मद गौरी की आती है तो मोहम्मद गौरी वो पहला शासक था जिसने भारत में चौहान वंश का अंत करके इस्लामिक सत्ता की स्थापना की थी। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। परंतु मोहम्मद गौरी जब पुनः वापस जाता है तो अपनी सेनाओं को एकत्रित करके पृथ्वीराज चौहान पर 1192 में पुनः आक्रमण कर देता है। 1192 में इस युद्ध को तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के साथ ही मोहम्मद गौरी ने एक नई सत्ता स्थापित की जिसे दिल्ली सल्तनत का नाम दिया गया। जब गौरी वापस जाने लगता है तो वो भारतीय सत्ता अपने ग़ुलाम, वफादार और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सुपुर्द करके जाता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका सेनापति जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दिल्ली सल्तनत का शासक नियुक्त होता है लाहौर की जनता के आग्रह पर, और यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ग़ुलाम वंश की नींव डाली जाती है। ग़ुलाम वंश को मैंने आपको पहले बताया ममलूक वंश भी कहते हैं और इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी इस वंश को जाना जाता है। आइए हम सबसे पहले इसी वंश के शासकों को देखते हैं। हम शासकों को एक एक करके आपके साथ
वर्णन करेंगे, लेकिन पहले हम देख लें कि किस वंश में कितने शासक हुए और उनका कालक्रम जो है, काल अवधि कब से कब तक है। पूरे गुलाम वंश की अवधि की अगर बात की जाए तो पूरे गुलाम वंश की अवधि 1206 से 1290 ईस्वी है। 1206 मोहम्मद गौरी की मृत्यु और कुतुबुद्दीन ऐबक का सल्तनत पर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करना। हालांकि पूरे जीवन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक कभी दिल्ली नहीं आए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो भी शासन किया वो लाहौर से किया, वो दिल्ली नहीं आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बहुत छोटा रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले गुलाम वंश के शासक हुए और इनका पीरियड है 1206 से 1210 ईस्वी। मात्र 4 वर्ष तक ये दिल्ली सल्तनत के शासक रहे। 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु के साथ ही इनके पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठे, परंतु आराम शाह एक अयोग्य शासक थे, इसलिए आराम शाह को जल्द ही गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश, जो कि गौरी के ग़ुलाम भी थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे और एक योग्य व्यक्ति थे, उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली और 1210 से 1236 ईस्वी तक यानी लगातार 26 साल तक इल्तुतमिश ने शासन किया। इल्तुतमिश ने अपने शासन की अवधि के दौरान ही अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्र रज़िया को घोषित कर दिया था, परंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़, जो कि इल्तुतमिश के पुत्र थे, वो गद्दी पर बैठे। उनका पीरियड भी बहुत कम समय का रहा, क्योंकि दिल्ली की जनता ने बहुत जल्द रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को गद्दी से उतारा और 1236 में ही पुनः दिल्ली की गद्दी पर रज़िया सुल्तान को बैठाया गया। इनकी अवधि 1236 से 1240 ईस्वी है। 1240 ईस्वी में ये एक उपद्रव को शांत करके जब लौट रही थी तो रास्ते में ही इनकी हत्या कर दी गई। रज़िया के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले ग़ुलाम वंश के दूसरे शासक हैं बहराम शाह। बहराम शाह का पीरियड जो है शासन का काल वो 1240 से 1242 है। बहराम शाह के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अगले शासक हैं वो हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, जिनके सर पर सैयद बंधुओं का हाथ था, सैयद बंधुओं का बड़ा प्रभुत्व था शासन और सत्ता के निर्माण में। ये एक उल्लमा वर्ग से आते थे। तो अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठते हैं 1242 में और इनका शासन 4 साल का होता है 1246 ईस्वी तक। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद अगले शासक हैं नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल लंबा है, लेकिन नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में सत्ता की बागडोर उनके वज़ीर बलबन के हाथ में होती है। बलबन ही सत्ता संभालते हैं। नसीरुद्दीन महमूद धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वो धर्म में ज़्यादा आस्था रखते थे। नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से 1265 ईस्वी तक है। नसीरुद्दीन महमूद के बाद अगले शासक 20 साल तक जो नसीरुद्दीन महमूद के वज़ीर थे वो बनते हैं बलबन। बलबन जिन्होंने लौह और रक्त का सिद्धांत दिया, जिन्होंने पाबोस प्रथा को शुरू किया, जिन्होंने सल्तनत काल के दौरान नौरोज़ त्यौहार को मनाने की परंपरा शुरू की। बलबन अलग प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ये शक्ति में विश्वास करते थे। इन्होंने लौह और रक्त के सिद्धांत पर अपने शासन को मजबूत किया। इनका पीरियड 1266 से 1287 ईस्वी तक है। इनके पौत्र थे कैकुबाद। बलबन के बाद इनके पौत्र कैकुबाद गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन इनका पीरियड भी बहुत छोटा है 1287 से 1290 ईस्वी। कहीं कहीं हमें इनके अगले शासक के रूप में कैयुमर्स का वर्णन मिलता है 1290 ईस्वी, लेकिन कई ग्रंथों में ये वर्णन है कि कैकुबाद के बाद ग़ुलाम वंश की सत्ता समाप्त हो जाती है। ग़ुलाम वंश की सत्ता के समाप्त होते ही अगला वंश जो आता है वो वंश है खिलजी वंश, क्योंकि कैकुबाद की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जो उसके सेनापति थे। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश का पूरा शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी है। ये सल्तनत काल का दूसरा वंश था। सल्तनत काल के दूसरे वंश के तौर पर हम खिलजी वंश को देखते हैं। इसमें कुल 6 शासक हुए,
प्रमुखता से इनमें से कुछ शासकों को जाना जाता है। इस वंश के पहले शासक थे जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी है। इस वंश के दूसरे शासक हुए इब्राहिम रुकनुद्दीन, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र थे। जलालुद्दीन खिलजी और इब्राहिम रुकनुद्दीन की हत्या जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद भारत की सल्तनत पे कब्ज़ा करते हैं वो, और इनका पीरियड 1296 से 1316 ईस्वी तक है। अलाउद्दीन खिलजी जो अपने दक्षिण भारतीय अभियान के लिए जाने जाते हैं, और इनके वफादार के तौर पर मलिक काफूर को जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही देवराय प्रथम ने कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट दी थी। वही कोहिनूर हीरा जो बाद में शाहजहां के शासनकाल में तख्त ताऊस में यानी कि मयूर सिंहासन में लगाया गया, और 1739 में नादिर शाह द्वारा जिस कोहिनूर हीरा को तख्त ताऊस के साथ वो लूट कर ले गया ईरान, और बाद में सिखों के अंतिम शासक राजा रंजीत सिंह द्वारा वो ईरान से वापस लाया गया, और अंततः वो हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा हुआ है और आज ब्रिटेन के राजघराने में रखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद इस वंश में अगले शासक होते हैं शिहाबुद्दीन उमर। इनका शासनकाल भी कुछ दिनों का ही है। 1316 ईस्वी में ही ये शासक बनते हैं और 1316 ईस्वी में ही इनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। इस वंश के अगले शासक हैं मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी है। इस वंश के अंतिम शासक, हालांकि वो खिलजी वंश के शासक नहीं थे, लेकिन खिलजियों के संरक्षण में ही वो शासन करते हैं, वो थे नसीरुद्दीन खुसरो। ये खिलजी वंश के नहीं थे, इनका रक्त का खिलजियों से संबंध नहीं था, लेकिन क्योंकि ये खिलजी और तुगलक के बीच की कड़ी हैं, इसलिए इन्हें खिलजी वंश के साथ जोड़ा जाता है। इनका शासनकाल भी कुछ दिनों का ही है, और वो पीरियड है 1320, जब मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु होती है। इसके साथ ही अगले वंश की शुरुआत होती है, और वो वंश था तुगलक वंश। तुगलक वंश में पहले शासक के तौर पर हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने तुगलक वंश की नींव डाली। पूरे तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो है 1320 से 1412 ईस्वी, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगले शासक होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी है, जिनको हम मोहम्मद बिन तुगलक को अपने उनके कई कार्यों के लिए भी जाना जाता है। और इसी वंश के अगले शासक हैं फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी है, और अगले शासक हैं गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, या इनको तुगल शाह भी कहा गया है, तुगल शाह। इनका पीरियड है 1388 से एक ही साल है, 1388 से 1389 तक। इसके बाद अबू बकर शाह हैं 1389 से 1390 तक। उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह हैं 1390 से 1394 तक। उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 यानी कि 1394 ईस्वी, और अंतिम शासक हैं नसीरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तक। 1412 ईस्वी में तुगलक वंश के अंत के साथ ही एक नए वंश का उदय होता है, और वो वंश है सैयद वंश। तो आइए देखते हैं सैयद वंश को हम। तुगलक वंश के बाद जो अगला वंश है वो है सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक है। इस वंश के संस्थापक जो थे वो खिज्र खां थे। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां द्वारा की गई थी 1414 ईस्वी में। इनका शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक है। इस वंश में बहुत कम शासक हुए, सिर्फ 4 शासक हैं, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। और पीरियड भी काफ़ी छोटा है, 1414 से 1451 ईस्वी तक बहुत
कम समय तक इस वंश ने शासन किया। हिजर खां के बाद दूसरे शासक होते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह का शासनकाल 1421 से 1434 ईस्वी तक है। और तीसरे शासक हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1434 से 1443 ईस्वी तक है। मोहम्मद शाह के बाद अगले शासक हैं आलम शाह। आलम शाह का शासनकाल 1443 से 1451 ईस्वी तक है। तो आप देख लीजिए कि सैयद वंश में सिर्फ 4 शासक हैं। सबसे अधिक शासक हमको मिलते हैं ग़ुलाम वंश में। ग़ुलाम वंश में शासकों का क्रम लंबा है, उनका पीरियड भी लंबा है। खिलजियों में उनके बाद तुगलक उनसे कम, सैयद वंश में उनसे कम, और सबसे कम शासक लोधी वंश में। लोधी वंश की स्थापना 1451 में बहलोल लोधी द्वारा की गई थी। बहलोल लोधी द्वारा आलम शाह को गद्दी से हटाकर लोधी वंश की स्थापना की गई। बहलोल लोधी ने शासन किया 1451 से 1489 तक, यानी 1451 टू 1489। कुल लोधी वंश का अगर टोटल पीरियड टाइम्स देखिएगा तो 1451 टू 1526, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर का आगमन, लोधी वंश का अंत, अफगान सत्ता का समाप्ति यही होता है। तो 1451 टू 1526 लोधी वंश है, जिसमें से बहलोल लोधी जो हैं उनका पीरियड है 1451 टू 1489। दूसरे शासक सिकंदर लोधी, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की। आपका प्रश्न ये भी एग्ज़ाम में हो सकता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की। सिकंदर लोधी का शासनकाल जो है 1489 टू 1570, ये पीरियड है सिकंदर लोधी का। आप देखेंगे कि सैयद वंश में 4 शासक हुए, लेकिन उनका पीरियड बहुत छोटा है, 14 टू 1451। लोधी वंश में 3 ही शासक होते हैं, लेकिन पीरियड बड़ा है, 1451 टू 1526। तो पीरियड के अकॉर्डिंग लोधी वंश ज़्यादा है, बट शासक के अकॉर्डिंग सैयद वंश में ज़्यादा शासक है। सिकंदर लोधी 1489 टू 1517 एंड लास्ट एम्पेरर ऑफ लोधी वंश, यानी लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी 1517 टू 1526, 1517 से 1526 ईस्वी। इब्राहिम लोधी को पराजित करने के लिए राणा सांगा के आमंत्रण पे बाबर भारत आते हैं, जिसका वर्णन बाबर ने अपनी जीवनी आत्मकथा बाबरनामा में की है कि उनका भारत आगमन राणा सांगा के निमंत्रण पर हुआ था। और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 1526 में युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी की सेना हार जाती है, इब्राहिम लोधी पराजय होता है और बाबर भारत में मुग़ल वंश की सत्ता की स्थापना करते हैं। 1526 में मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही सल्तनत काल की अवधि समाप्त हो जाती है और मुग़ल काल की अवधि प्रारंभ होती है। आपको मैंने सिलसिलेवार क्रम से यहाँ जो चार्ट दिया, उसमें मैंने सल्तनत काल के अंतर्गत आने वाले वंश और शासक और उनकी काल अवधि को एक चार्ट के रूप में दे दिया। अब इसके बाद हम एक एक वंश को उनके शासकों के आधार पर डिफाइन करेंगे कि कौन से शासक ने कब से शासन जो किया, किस परिस्थिति में किया, उन्होंने कहाँ की स्थापना की, कौन से नए कानून बनाए, उनके शासनकाल की क्या उपलब्धि है, क्या सांस्कृतिक उपलब्धि हुई, क्या कला के क्षेत्र में उपलब्धि हुई, उन्होंने किसके साथ युद्ध किया, ये हम लोग अब क्रम वाइज देखेंगे। तो हम लोग यहाँ के बाद अपने अगले वीडियो में ग़ुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करेंगे। हमारा ये वीडियो आपको सल्तनत काल के वंश, शासक और उनकी काल अवधि से संबंधित था। जो भी बच्चे बीपीएससी मेंस में हिस्ट्री रखे हुए हैं, यूजीसी नेट हिस्ट्री रखे हुए हैं,
या बिहार SI मेंस की तैयारी कर रहे हैं, BPSC PT 66वीं होगी उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कालक्रम और शासक और वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगी कि वो इस चार्ट को, इस क्रम को एक बार अपने नोटबुक पे उतार लें, नोट कर लें। उससे क्या होगा कि उनको मेमोराइज़ करना, याद करना आसान हो जाएगा। कभी कभी UGC नेट हिस्ट्री में मिलान करने के प्रश्न भी दे देते हैं कि किस शासक की काल अवधि कहाँ से कहाँ तक है, या दे देता है कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है, एक साइड शासक, एक साइड वंश का नाम। तो इस तरह के प्रश्न आपको खासकर UGC नेट में बहुत ज़्यादा या BPSC PT में भी मिल सकते हैं। तो आप लोग इसे एक बार अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए और बेहतर होगा कि एक दो बार मेमोराइज़ कर लीजिए ताकि आप भूलें नहीं। हमने आज आपके साथ जो डिस्कस किया वो था सल्तनत काल के वंश और उनकी काल अवधि शासक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, चलते चलते फिर वही कहूँगी, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो लाइक और शेयर करते रहें। अगर उनके मन में कोई प्रश्न है, संशय है, कुछ पूछना चाहते हैं या किसी ख़ास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, क्लास चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्नों को, अपनी कन्फ्यूज़न को आप लिखिए। मैं आपकी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं डॉक्टर शगुफ्ता ऑफलाइन क्लास तो आपके साथ करती ही हूँ, ऑनलाइन क्लास में भी आपके साथ लगातार बनी रहूँगी। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि हमारी पढ़ाई स्टॉप हो गई है। लॉकडाउन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल रहा है पढ़ने का, कुछ करने का, ताकि जब लॉकडाउन ख़त्म हो, परीक्षाओं के डेट घोषित हो, तो आप पूरी तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।